Hello everyone and welcome back to Excel Study. This is lecture number 13th of निर्माण सीरीज जिसमें हम लोग क्लास 12th साइकोलॉजी एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस पढ़ रहे थे एंड अभी तक की हमने 7 चैप्टर्स हैं इन टोटल। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट पढ़ लिए हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अबाउट द चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। अब ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, इसलिए हम इसे एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज़ आप कह सकते हो एक वन शॉट क्लास टाइप की, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, बट आप इसको रिवीजन करने के लिए भी अगर आपको रिवीजन करना है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, या इतनी लंबी क्लास भी नहीं होने वाली तो आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। दिस गोइंग टू बी अ वन शॉट रिवीजन टाइप ऑफ अ क्लास जिसमें हम लोग डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बिकॉज वेरी स्मॉल चैप्टर इट इज़। एंड ऑल्सो ये इतना छोटा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस में से, जैसे कि कन्फर्मिटी हो गया, ओबीडियंस हो गया, ये सारी चीज़ें सिलेबस में से हटा दी गई हैं, तो इसलिए भी ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया है। तो आज हम लोग अच्छे से इस चैप्टर को इस क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ यूज़फुल रही हो। अगर येस तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर नोट्स चाहिए इस क्लास के और इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अभी मैं आपको नाम दिखा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का, आप वो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में लिंक भी दी हुई है, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज कमेंट्स में नोट्स मांगते हैं लोग, तो फिर यहाँ कैसे यूट्यूब पे आप अवेलेबल करा सकते हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये जो चैप्टर है पूरा सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ये साइकोलॉजी की सोशल साइकोलॉजी ब्रांच के अंदर आता है ये टॉपिक। ये जो सारी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब सोशल साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, जिनके अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं, तो कैसे जब वो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग एक सोसाइटी में एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बहुत वाइड ये एक अपने आप में फील्ड है। नाउ उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग सोशल ये ग्रुप प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हेन यू हियर द वर्ड ग्रुप, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर आप सबसे पहले आप सोचते हैं ग्रुप के बारे में, अगर आपके मन में ग्रुप आता है तो आप क्या सोच पा रहे हैं? आप शायद ये सोच पा रहे हो कि आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप है, जिसमें कि आपके कुछ, जैसे आप कहते हैं ना स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं क्लासेस में, जिसमें जैसे 2-4 लड़कियों का एक ग्रुप होगा, एक जो है वो 5-6 लड़कों का ग्रुप होगा, तो वो आपका ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल जिसे आप कहते हो, राइट? तो वो भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो ऐसे ग्रुप के नाम पे बहुत सारे अलग अलग, या हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई ग्रुप दिया गया हो, वो आपके दिमाग में आ सकता है। तो जनरली ये ग्रुप वर्ड हम लोग बहुत बार लाइफ में सुनते रहते हैं, बट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है ये हम आज समझेंगे। व्हाट इज़ अ ग्रुप? अ ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल बिकॉज, क्यों? देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप रोज़ आप देखते हो लाइफ में, तो आप फैमिली में रह रहे हो, आपके आसपास लोग हैं बहुत सारे, तो ये जो एक फैमिली है ये क्या है? ये भी एक ग्रुप है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारा, अब जैसे स्कूल में क्लासेस हैं तो उसमें सेक्शंस डिवाइड हैं, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 12th क्लास के, ये क्या है? ये अलग अलग अपने आप में ग्रुप्स हैं। प्लस उन ग्रुप्स के अंदर भी कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, राइट? या कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रुप्स हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हम बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स देखते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सड़क पे आप जा रहे हो कहीं पे और एक जगह आप सड़क के किनारे देखते हो कि एक कुछ लोग खड़े हुए हैं एक साथ, राइट? आप तो कहोगे कि यार ये भी ग्रुप है फिर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे भी 4-5-10 लोग एक साथ आ गए वो ग्रुप है। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ग्रुप की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका होना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम 2-4 लोगों के एक गुच्छे को ग्रुप कह सकते हैं। वो क्वालिटीज़ क्या हैं ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये ग्रुप की डेफिनेशन लिखने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे CUET एग्जाम्स में या कहीं भी ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि जब एक ग्रुप में आप काम कर रहे हो, यानी 4-5-10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ में या कहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका एक दूसरे पे डिपेंडेंस होना चाहिए। जैसे आपका फैमिली एक ग्रुप है। अब ये क्यों है, हम फैमिली के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली में रह रहे हो
तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर हर इंडिविजुअल सिर्फ अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगियाँ जी रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। हम एक दूसरे पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? जब बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं बहुत सारे काम के लिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, या बहुत सारे अलग अलग तरीके की डिपेंडेंस है। और वहीं अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है बच्चों पे। जहाँ पर पेरेंट्स ओल्डर हैं, उनको सेवा करवानी है, मतलब उनको उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो ये सारा काम कौन करेगा? उनके बच्चे करेंगे। या अगर मान लो आपके फादर की या मदर की या किसी की भी अचानक से तबीयत ख़राब है, थोड़ी बहुत बुखार बुखार हो गया, अब उनको दवा ला के देनी है या घर के काम करने में मदद करनी है, तो इन सारी सब चीज़ों के लिए क्या है, वो बच्चों पे डिपेंडेंट है। आप अपने भाई बहनों में भी क्या करते हो? अगर हम लड़कों का देखें तो वो क्या करते हैं, अगर उनको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बनाने को दिया जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी दी जा रही है, तो वो क्या करेंगे? अपनी बहनों से बनवाएंगे। इसलिए आप अपनी बहनों पे डिपेंडेंट हैं। आपकी बहनें क्यों डिपेंडेंट हैं आप पे? मान लो आपको कहीं जाना है और आप परमिशन नहीं निकाल पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो आपका भाई आपकी मदद करेगा परमिशन निकलवाने में, तो बहनें इसलिए भाइयों पे डिपेंडेंट है। तो ये एक फैमिली ऐसा ग्रुप है जिसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए हम इस लोगों के गुच्छे को ग्रुप कह रहे हैं, फैमिली को ग्रुप कह रहे हैं। राइट? तो ये एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लोगों के एक गुच्छे को, कलेक्शन ऑफ पीपल को हम ग्रुप तभी कह सकते हैं अगर उसके मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। A group is an organized system of two or more individuals who interact and are interdependent, share common motives and goals. एक ग्रुप के लोगों का, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक ग्रुप के लोगों का एक कॉमन मोटिव होता है, जो वो जिस गोल को अचीव करने के लिए, जिस मोटिव को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो लोग वर्क कर रहे होते हैं। राइट? एक ग्रुप में लोगों के अलग अलग डिफाइंड रोल्स होते हैं और स्टेटस रिलेशनशिप्स होती हैं। जैसे रोल्स का मतलब क्या, कि अगर आप घर में, अगर आपका क्या फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वाली फैमिली ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, रियल लाइफ में जो फैमिली है उस ग्रुप में आप अगर सन है या डॉटर हैं, तो आपका सन या डॉटर वाला रोल है, तो जो भी तरीके का बिहेवियर एक सन या डॉटर को करना चाहिए, वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाई जाएंगी और उस तरीके से आपको बिहेव करना होगा। ठीक है? और प्लस दूसरी बात, ग्रुप में कुछ नॉर्म्स भी होते हैं जो कि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, यानी जिसके हिसाब से लोगों को बिहेव करना होता है। अब किसी फैमिली में वो नॉर्म्स को आप कह सकते हो हमारा कल्चर है, हमारे संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, यानी जो हमारे पेरेंट्स के बिलीव्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम भी पलते बढ़ते हैं। चलो बिलीव तो अलग हो सकता है, बट एक वे ऑफ लिविंग होता है, वो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स जेनरस हैं, लोगों की तरफ काइंड है, तो हम भी वैसे ही डेवलप होते हैं मेंटली, एक तरीके से साइकोलॉजिकली। इसलिए फैमिली को ग्रुप एक कहा जा सकता है। नाउ देयर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर आप एक ग्रुप में हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, ऐसा आपको फील होना चाहिए। ठीक है? तो ये एक आपकी आइडेंटिटी के रूप में बिल्ड होगा कि आप उस ग्रुप के मेंबर के तौर पे भी देखे जाएंगे, ये भी आपके आइडेंटिटी में एक ऐड हो जाएगा। कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स, मतलब किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स का एक कॉमन गोल होता है, जिस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे वर्क कर रहे होते हैं। इंटरडिपेंडेंस होती है, जैसे मैंने अभी समझाया, एक दूसरे पे एक ग्रुप के मेंबर्स डिपेंडेंट रहेंगे। इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ग्रुप में हैं, अगर आप 4-5 लोगों के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन तो होगा। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन होगा। आप ग्रुप में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंटरेक्शन होगा। फैमिली में इंटरेक्शन है, क्लास में इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है? आप एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, बातों को एक्सचेंज करेंगे, अपने आइडियाज़ को, ये सारा इंटरेक्शन में आ गया। रोल रिलेशनशिप्स, जैसे आपके रोल डिफाइंड हैं, जैसा भी आप उस ग्रुप के अंदर आपका जैसा भी रोल है, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, उससे रिलेटेड जैसे भी एक्शंस करने चाहिए, जैसा बिहेवियर शो करना चाहिए, वो आप करेंगे। नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स कहीं स्टेटेड भी हो सकते हैं और अनस्टेटेड भी हो सकते हैं। जैसे स्टेटेड कब हो सकता है? अगर कोई फॉर्मल ग्रुप है। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी इस चैप्टर में है, वो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो कोई ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जहाँ पे रूल्स एक लिखे हुए हों, आपको वो पढ़ना हो। जैसे अगर आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं और उस ग्रुप का आपको मेंबर बनना है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे रूल्स कुछ लिखे हुए होंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उन रूल्स को मानना होगा, अग्री करना होगा, तभी आप उस ऑफिस का पार्ट बन सकते हैं, उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है? और बहुत सारी जगह ऐसा होता है, कोई अनसेड रूल्स होते हैं, मतलब अनरिटन, कहीं भी स्टेटेड नहीं होते हैं, जैसे उसकी कोई एक फॉर्मल कॉपी नहीं होती रूल्स की, कोई रूल बुक नहीं होती। जैसे फैमिली में ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में पैदा हुए तो सबसे पहले आपको फैमिली की रूल बुक पढ़ाई जाती है, बेटा हमारे खानदान में ये। अब वो अलग बात है, वो मूवी में मत जाना कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाली, वो एक अलग ही फैमिली है।
वैसी फैमिली नहीं, हम इन जनरल ये जो हमारी फैमिली होती है उसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल रियल लाइफ में, राइट। तो उसमें कोई ऐसी रूल बुक तो होती नहीं कि ये रूल्स फॉलो होने चाहिए तभी आप हमारे फैमिली का ग्रुप मेंबर बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते वहाँ पे। हाँ, बट होते हैं कुछ रूल्स, जैसे मम्मी का है कि हाँ, अगर हमारे घर में है कि आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक रूल है, ये आपको मानना होगा। नहीं मानोगे तो डांट खाओगे, बट लेकिन आपको मानना होगा। तो ये रूल कहीं लिखा तो है नहीं, बट हम समझते हैं, तो ये आपस की समझ से हो जाता है, राइट। तो ये यही नॉर्म्स हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप की। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रही हैं तभी हम एक कलेक्शन ऑफ पीपल को ग्रुप कह सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ग्रुप कहेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे 5, 4, 5, 10 लोग इकट्ठा हैं, तो क्या हर एक उस कलेक्शन को हम ग्रुप ही कह देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। हर कलेक्शन को हम ग्रुप नहीं कह रहे हैं, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जिनके बेसिस पे हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बाकी सब क्या होता है, जहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। क्या हैं वो? सबसे पहला है क्राउड। क्राउड यानी भीड़। तो जहाँ पर पीपल गैदर्ड बाय चांस, मतलब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लोग बाय चांस इकट्ठा हो गए। जैसे मान लो सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, राइट, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं ये देखने के लिए कि क्या हो गया, क्या मैटर हो गया, ठीक है। तो या फिर अगर मान लो किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी, अब झगड़ा चल रहा है वहाँ पे, भयंकर झगड़ा चल रहा है, कलेश, ठीक। तो अब क्या होगा, लोग वहाँ पे मज़े करने के, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, वीडियोज़ बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए, तो ये सारे काम करने के लिए इकट्ठा हो गए। वो क्या है, बाई चांस इकट्ठा हो गए ना, कोई ऐसा सोच के तो घर से आए नहीं थे आज हमें सड़क पे एक जगह पे जाके खड़े हो जाना है, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े, ऐसा तो है नहीं, बाई चांस हुआ ऐसा। तो ये इसको हम कहते हैं क्राउड यानी भीड़। अब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई रोल नॉर्म या बिलोंगिंगनेस नहीं होती, जब मन करे आओ, जब मन करे चले जाओ। बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए कि हम इस ग्रुप का मेंबर है। इसमें क्या है, आए गए, खड़े हुए, नहीं हुए, कोई आ रहा है, कोई मतलब रुक रहा है, कोई रुक भी नहीं रहा, राइट। तो ये हो गया आपका क्राउड। ऑडियंस क्या है, जहाँ पर आप कोई एक पर्पस है, जिस पर्पस को के लिए आप वहाँ पर इकट्ठा हुए। जैसे अगर कोई मैच चल रहा है स्कूल में, मान लो कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ पे आप सब बैठे हुए हैं, तो क्या है, आप ऑडियंस हैं, यानी आप किसी पर्पस को की वजह से वहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, राइट। कोई शो चल रहा है, कोई सिंगिंग शो है, या कहीं भी कल्चरल इवेंट कोई चल रहा है, तो ये सारे जहाँ पे आप असेंबल हुए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम ऑडियंस कहेंगे। मोस्टली पैसिव होता है, लिटिल इंटरेक्शन होता है, ऑडियंस लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर रही होती, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, बस वो बैठ के देख रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे, कभी अगर घर में न्यूज़ देख रहे हैं पापा या कब कोई भी, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शोज़ आते हैं जहाँ पर बुला करके डिबेट के फॉर्म में होता है, जहाँ पर उनको नेताओं को बुलाया जाता है, मंत्रियों को बुलाया जाता है, और वहाँ पे एक ऑडियंस बैठा दी जाती है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या कुछ भी, तो एक ऑडियंस बैठाई जाती है। या अगर आपने कभी इंडियन आइडल देखा हो, कोई भी इस तरीके का सिंगिंग शो, सारेगामापा आता है टीवी पे, ये सारे देखे हो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऑडियंस बैठी रहती है गाने सुनने के लिए, राइट। तो वो ऑडियंस है। मॉब होता है इमोशनली चार्ज क्राउड। अगर कोई भीड़ बहुत शांत है, कुछ नहीं कर रही है, तो वो एक भीड़ है, नॉर्मल भीड़ है, बट वही क्राउड जो है वो मॉब में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा कब होता है, जब उनका कुछ इमोशन उनका कुछ हाइपर हो जाए वो, राइट। अब वो किस वजह से हो सकता है, जैसे आपने देखा आरसीबी पिछले साल आईपीएल में जीत गई। जब आईपीएल में जीती और आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंची ट्रॉफी लेकर के, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। नाउ आप ये भी कह सकते हो कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठा हुए, इसलिए वो ऑडियंस है। तो ऑडियंस वो हो सकती है जो उस स्टेडियम के अंदर हो, जहाँ, या उस वेन्यू के अंदर हो जहाँ पे वो लोग जाने वाले थे। जो बाहर एक भीड़ इकट्ठा हुई सड़कों पे, दैट वाज अ क्राउड, ठीक। और वो बाई चांस इकट्ठा हो गए बिकॉज बहुत ट्रैफिक हो गया, कोई जा नहीं पा रहा, कोई आ नहीं पा रहा उसमें, तो इसलिए वो एक क्राउड है। नाउ दे बिकेम इमोशनली चार्ज व्हेन दे सॉ द प्लेयर्स कमिंग, ठीक है। आरसीबी की उन्होंने बस देखी और वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गए, ठीक। जीत, मतलब इतने सालों के बाद जीते थे, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। अब वो खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, क्या था भगवान जाने, बट इतना ज़्यादा इमोशनली चार्ज हो गए वो कि वहाँ पर भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोगों की को इंजरी हुई, बहुत सारे लोग की डेथ हो गई। तो ये सारा क्या हुआ, ये एक क्राउड का कन्वर्जन था मॉब में। मॉब मतलब इमोशनली चार्ज लोगों की भीड़, जो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इम्पल्सिव हैं, बिना सोचे समझे एक्शंस करेंगे, इरेशनल होते हैं और टेम्परेरी होता है। इरेशनल मतलब सोच समझ के कोई काम नहीं करेंगे। अब वहीं पे फालतू भगदड़ मच रही है, कोई फालतू कुछ कर रहा है, कोई फोटो खींचने के लिए परेशान है, तो ये क्या है, ये एक मॉब हो गया, ठीक। ग्रुप होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होता है कि हाँ ये ग्रुप लीडर है, फिर ये मेंबर्स हैं, इनके ये रोल्स हैं, इनको ये काम करना है, हमारा ये नॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होगा, राइट। तो ये सारे क्या हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप की। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टीम, जिसे हम ग्रुप से ऑफन कंफ्यूज करते हैं। नाउ टीम को आप एक ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है।
बट कुछ स्लाइड से डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में जो आपको समझने होंगे। एक टीम को आप एक ग्रुप कह सकते हैं बिकॉज वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका मोटिव क्या है कि उनको कोई गोल अचीव करना है, इसलिए वो टीम है। जैसे अगर क्रिकेट टीम है तो उनको क्या है कि उनको ये क्रिकेट मैच जीतना है, उनका एक गोल है। टीम्स में इंटरडिपेंडेंस तो होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यही कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको डिफरेंस समझना है। देखो ग्रुप्स में क्या होता है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप अपने ही जो आपका रोल है या पोजीशन है या उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे। बट टीम में क्या होता है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव एफर्ट। यानी आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हो बट सामने वाला अगर कोई एफर्ट नहीं कर रहा है तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान हो सकता है। अगर टीम में जैसे क्यों इंडिया मैच हार जाती है, किसी किसी दिन हार गई, जैसे अभी न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज थी, उसमें एक मैच में क्यों हार गई। देखो एक किसी प्लेयर ने बहुत अच्छे से खेला, जैसे विराट कोहली ने एंड तक जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दी, बट सामने वाले लोगों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, उनका कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए पूरी टीम हार गई। तो इंडिविजुअल एफर्ट तो था वहाँ पे बट क्या कलेक्टिव एफर्ट था, नहीं, और इस वजह से वो टीम सक्सेसफुल नहीं हुई। ग्रुप में लीडर होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम में मेंबर्स शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ग्रुप में एक लीडर बना दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीम में भी कैप्टन होता है, वो लीडर ही है एक तरीके से, वो कैप्टन है, बट ऐसा नहीं है ना कि वो अकेले काम करेगा, राइट। टीम टीम वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेस कोऑर्डिनेशन होती है ग्रुप्स में, बट टीम्स में वहीं अगर कंपैरिजन करें तो हाई कोऑर्डिनेशन होता है और पॉजिटिव सिनर्जी होती है। अंडरस्टूड। तो ये टीम्स और ग्रुप्स में स्लाइड सा डिफरेंस आपने देखा। हालांकि टीम को हम एक ग्रुप ही कह सकते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के आती हैं दोनों के बीच में, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। लोग ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिक्योरिटी, यानी कि बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप मेक्स पीपल फील सेफ। अगर आप अकेले अकेले कहीं हो, जैसे अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप सोलो ट्रिप पे निकले हो, तो क्या है, एक थ्रेट रहता है। अगर कोई खतरा हो गया, अगर रात में आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो एक तरीके से इनसिक्योरिटी रहेगी, एक एग्जाम्पल है, तो एक इनसिक्योरिटी रहेगी। बट वहीं अगर आप एक ग्रुप में हैं, बहुत 4 5 6 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वो सिक्योरिटी फील होगी, एक प्रोटेक्शन फील होगी, राइट, एक कंफर्ट फील होगा। दैट इज़ वॉट ग्रुप आपको देता है, यानी कि सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है वो। तो आपको सिक्योर फील होगा अगर आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, राइट। जैसे क्या होता है, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने सोचा कि एग्जाम में ग्रुप स्टडी करते हैं, नाउ ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, तो अगर सब पढ़ रहे हैं तब तो अच्छा है कि हाँ चलो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ने का आपका मन कर रहा है, तो जब आप अपने फ्रेंड से बात करोगे ना, उनका भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, तो क्या होगा, आपको लगेगा यार कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ कि जिसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो जो फेल होने का आपका डर था, अब वो डर थोड़ा कम हो जाएगा, आपको एक कंफर्ट मिलेगा, यार मैं अकेले थोड़ी फेल होऊंगा तो पूरा ग्रुप एक साथ ही फेल होगा, सब फेल होंगे, सब रिपीट करेंगे क्लास। तो ये एक कंफर्ट हो गया, फनी एग्जाम्पल है, इसको सीरियसली मत ले लेना, राइट। तो क्या होगा, आपको एक कंफर्ट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा अपने ग्रुप में। वहीं अगर आप कोई काम अकेले कर रहे हो तो आपको एक इनसिक्योरिटी रहेगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा। देन स्टेटस, अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हो तो अगर मान लो उस ग्रुप की जो भी रेप्यूटेशन है वो बहुत अच्छी है, तो अगर आप उसके मेंबर के तौर पे जाने जाओगे तो आपकी भी रेप्यूटेशन अच्छी होगी। अगर आपका ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपका ग्रुप मान लो कोई एग्जाम प्रोजेक्ट में जीत जाता है, तो क्या होगा, अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो तो आपको बहुत खुशी होगी। जैसे अगर मान लो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो अगर आप किसी कंपटीशन में ऐसे आपका स्कूल पार्ट लेता है और आपका स्कूल फर्स्ट आ जाता है, तो आपको बहुत खुशी होगी एंड यू विल फील प्राउड कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो। तो आप क्या करोगे, हाँ यार वो जो स्कूल फर्स्ट आया ना वो मेरा स्कूल है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, राइट। या अगर आप किसी सिटी के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको बहुत प्राउड होता है कि यार मैं शहर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ता हूँ, राइट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप की जो भी स्टेटस है या उसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, उसी से आप अपने आप को भी रिलेट करने लगते हैं, राइट। देन सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर बनाए जाते हैं तो आपको अपने अंदर से एक मतलब वर्दी फील होता है, राइट। आपको लगता है कि यार मेरी भी कोई मतलब मैं भी कीमती हूँ, मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। जैसे क्या होता है कि स्कूल में जब एक मान लो बहुत अच्छा सा कोई ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, मतलब उस ग्रुप में जो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे हैं वो हैं। नाउ अगर आप ऐसे अकेले अकेले हैं, मतलब इतना आपको कोई पहचानता नहीं है, राइट। बट वेन यू ज्वाइन दैट ग्रुप, अगर उस ग्रुप में आप भी आ जाते हैं, उन पॉपुलर बच्चों वाले ग्रुप में आप आ जाते हैं और उस ग्रुप के सारे लोग आपको अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आपको क्या होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपको लगेगा कि यार आप भी इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर उसकी वजह से फिर क्या होगा, फिर उस ग्रुप का जो स्टेटस है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी आ गया, उस ग्रुप का जो स्टेटस है वो क्या होगा,
आपको उसकी वजह से रिकॉग्निशन मिलेगा स्कूल में कि यार अच्छा ये कौन है। पहले तो आपको कोई बाय नेम जानता भी नहीं रहा होगा, बट जब आप उस ग्रुप के पार्ट बने तो लोग आपको पहचानने भी लगे, आपको रिकॉग्निशन मिला और उसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ी, आपको वर्दी फील हुआ। प्लस क्या हुआ, पहले जो आप इनसिक्योर रहते थे अपने बारे में, अपनी ही पहचान के बारे में, या आपको लगता था मुझे शायद कोई इतनी वैल्यू नहीं करता, अब क्या होगा वो भी बेटर होगा, तो आपको एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट भी फील होगा, राइट। तीनों पॉइंट समझ में आ गया एक एग्जाम्पल से। देन अगर आप एक ग्रुप में रहते हैं तो आपके कुछ साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स होते हैं, वो भी सेटिस्फाई होते हैं, जैसे लव, केयर, अटेंशन। अगर आप कुछ लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको मतलब लव्ड फील होगा। देखो दुनिया में अगर आप 4 दिन आप सोच लो कि आप ऐसी जगह पे चले गए हो जहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, A to Z कोई नहीं है, ना आपके पास कोई बात करने के लिए, ना अगर आप खुश हो, दुखी हो, अपनी किस तरीके की भी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या होगा, आपको बुरा लगेगा, अच्छा तो लगेगा नहीं, बहुत खुश तो रहोगे नहीं, इनफैक्ट डिप्रेस हो जाएंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो क्या जब हमारे पास कोई बात करने के लिए होता है, या हम जिससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ हम रह सकते हैं, या जो हमारे जैसी कॉमन फीलिंग्स मतलब हमारे जैसे ही किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फील कर रहे हों, ऐसा रहता है ना, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वहाँ पर क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स फुलफिल हो रही हैं, जैसे बिलोंगिंगनेस, लव, केयर, अटेंशन एंड अ सेंस ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस, राइट। देन गोल अचीवमेंट। कुछ ऐसे गोल्स होते हैं लाइफ में जो आप अकेले अचीव नहीं कर सकते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको किसी के साथ की ज़रूरत होती है, और वो साथ जो है वो हमें मिलता है ग्रुप में। जब हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को, किसी भी मुश्किल टास्क को कंप्लीट करना हमारे लिए आसान कर देता है, राइट। जब हमारे पास और भी लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, या किसी के आपका सपोर्ट होने पर, मतलब किसी के आपके साथ होने पर आपकी खुद की भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ना, वो बढ़ जाती हैं किसी भी काम को करने की, राइट। देन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी ग्रुप में रहते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। जैसे अगर आप अकेले अकेले घर में बैठे हुए हो, आपको कुछ भी सोसाइटी के बारे में पता नहीं चलेगा, बट अगर आप सोचो, अगर तुम अकेले बैठे हुए हो, तुम एक दिन घर से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें 10 तरीके की बातें पता चलेंगी, हवा में उड़ती हुई 10 लोगों के बारे में, क्या पंचायत मिलेगी बहुत सारी, अरे पता है उनके घर में मोहल्ले में ऐसा हो गया, अरे पता है देश में ऐसा चल रहा है। फिर आप बहुत जगह जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिक्स के बारे में कहीं चर्चा चल रही होगी, कहीं बॉलीवुड के बारे में चर्चा चल रही होगी, अरे इनका डिवोर्स हो गया, अरे उनकी शादी हो रही है, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप ग्रुप में जाएंगे, जब आप वहाँ पे डिस्कशंस होंगे, वहाँ पे लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ मिलेंगी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो सकती है। नॉलेज मतलब अच्छी बातें, इन्फॉर्मेशन में तो सब कुछ आ गया, तो नॉलेज में अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी, कुछ नॉलेज मिल सकती है। जैसे अगर कोई स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। तो अगर हम ग्रुप में काम करते हैं तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। अब ये ग्रुप्स कैसे बन जाते हैं, हम कहते हैं कि लोग अगर बहुत फिजिकल क्लोजनेस, क्या क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रुप्स बन सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्लोजनेस, यानी अगर हम एक दूसरे के आसपास रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, राइट। अब जैसे अगर आप फ्रेंड्स बने हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप मान लो कभी उनसे मिले ही नहीं होते, तो आप उनसे दोस्ती कैसे करते, राइट। तो मिलना तो इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कोई भी ग्रुप बनने के लिए। तो ग्रुप का मतलब यही नहीं है कि मतलब 10 लोग ही होने ज़रूरी है, 2 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुप बनने के लिए क्या है, अगर आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो अगर आप कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं होते, एक दूसरे को जानते ही नहीं होते, एक दूसरे के साथ रहे ही नहीं होते, तो आप कैसे जो है वो बता पाते, या आप ये जान पाते कि आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसलिए फिजिकल क्लोजनेस इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक दूसरे को बेटर तरीके से जान पाते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, या आपके रहने का तरीका, आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी सोच जो है वो अगर मिलती जुलती है, तो आप लोग ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके ग्रुप फॉर्म करना चाहेंगे। अब वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली थ्योरी यहाँ पर मत लाना, ठीक है। ये वो थ्योरी नहीं है यहाँ पे कि अगर हम जैसे, अगर हमें, और देखो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पहला तो कि हम खुद भी, हमें अच्छा लगता है, कंसिस्टेंसी आती है रिलेशनशिप में, कंफर्टेबल हम फील करते हैं अपनी बातें कहने में उनके साथ। दूसरी बात क्या है ना, कि अगर हमारी हाँ में हाँ कोई मिला रहा होता है, जैसे अगर हमें कोई चीज़ पसंद है और दूसरा सामने वाला भी हमसे अग्री कर रहा होता है ना, तो हमें एक बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। ठीक है, कि हाँ यार, हम जो कह रहे हैं उससे कोई सामने वाला अग्री कर रहा है, उसको भी ये बात सही लग रही है, तो ये एक अच्छी फीलिंग देता है। तो इस वजह से भी हमें एक महत्व सा महसूस होता है। इस वजह से भी सिमिलैरिटी के लोगों के साथ जो है वो हम ग्रुप्स जनरली फॉर्म कर लेते हैं। और क्या है, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, अगर हमारा कॉमन मोटिव और गोल है तो वो भी हम ग्रुप फॉर्म कर लेंगे। कि जैसे अगर मान लो कोई आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, और साथ में एक लड़की आपको मिल गई जो भी, वो भी उसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेहनत कर रही है। नाउ इफ़ यू बोथ वर्क टुगेदर, तो आप एक दूसरे के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे स्कूल में जब अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है ना,
तो क्या होगा, बच्चे जो ग्रुप्स फॉर्म करें, अब सबको बोर्ड का एग्जाम में अच्छा ही लेना है ना। बहुत सारी मार्केट में सैम्पल पेपर्स की बुक्स आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, जब आप दोनों का गोल एक ही है तो आप क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे यार एक काम करते हैं, हम दोनों का या हम चारों का या हम तीनों का एक ही बुक खरीदने के बजाय हम एक काम करते हैं, अलग अलग कंपनी की तीनों लोग, हम लोग तो ऐसा ही करते थे, बट मैंने तो ऐसा ही किया था। हमारे फ्रेंड ग्रुप में हमने क्या किया था कि अगर हम तीन दोस्त थे हम जनरली, तो हमने ये किया था कि हम लोग ने सोचा कि यार एक ही मतलब सब्जेक्ट की एक ही बुक ले लेने का क्या मतलब है, एक कंपनी की मैं ले लेती हूँ, एक कंपनी की तुम ले लो, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो हम पढ़ लेंगे तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो हम लोग दोनों का दो कंपनी का बुक हो जाएगा, सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जब हम किसी कॉमन गोल मोटिव की तरफ काम कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं ग्रुप में, अगर हम काम कर रहे हैं तो, राइट। तो इससे क्या हुआ, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट इंक्रीज हुई। अंडरस्टूड। अब देखो, जब ये ग्रुप के बारे में पढ़ाई हो रही थी साइकोलॉजी में, लोग ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे थे कि ये ग्रुप क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है, क्यों लोग ज्वाइन करते हैं ग्रुप। तो वहां पर आए ब्रूस टकमैन, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी ग्रुप ऐसे ही मुंह उठा के अचानक से 4-5 लोग इकट्ठा होकर ग्रुप नहीं बन जाता है। ग्रुप को बनने में एक प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ग्रुप्स बनते हैं। और उन्होंने 5 स्टेजेस बताए, जिन 5 स्टेजेस के थ्रू होते हुए एक ग्रुप फॉर्म होता है, जिसमें 5 क्या है, ये फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। वेरी इजी टू लर्न, सारे राइमिंग है और बहुत इजी है। सबसे पहला है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब आप क्या जानते हैं, इंग्लिश का सिंपल वर्ड है, इसका मीनिंग आप जानते हैं। फॉर्म होने का मतलब है कोई भी चीज बनना, राइट। तो कोई भी ग्रुप जो है वो पहले फॉर्मिंग स्टेज में जाता है, यानी कि जब सारे जो भी ग्रुप बनना है उसमें जो भी मेंबर्स बनने हैं वो सारे एक साथ आते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डिसाइड वेदर दे फिट इनटू द ग्रुप। वो देखेंगे कि यार मेरे साथ इस ग्रुप में और कौन कौन लोग आने वाले हैं, किस तरीके के हैं, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जज करना स्टार्ट करते हैं और ये देखना स्टार्ट करते हैं कि इस ग्रुप के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, यहाँ पे जिस तरीके का काम होने वाला है, क्या ये मतलब मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से ठीक है, क्या मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्या ये मतलब एक्साइटिंग होगा, क्या ये अच्छा होगा, मजा आएगी इस काम करने में, राइट। देन सेकेंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान आना। अब तूफान आ गया मतलब जब ग्रुप बन जाता है, जब एक फाइनली ग्रुप एक थोड़ा सा लोग आपस में आते हैं, एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं, तो वहां पर फिर तूफान आएगा। क्या तूफान आएगा, जब लोगों के ऑपोजिंग बिलीव्स होंगे, राइट। मतलब कोई कुछ और बात कह रहा है, कोई कुछ और बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इस ग्रुप में इस तरीके से काम होना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। फिर ये डिसाइड करना होगा कि ग्रुप का लीडर कौन होगा। फिर कुछ लोगों को बड़ा बेकार लगेगा कि भाई हम किसी के अंडर में क्यों काम करें, हम तो खुद ही राजा हैं, हम किसी की बात क्यों मानेंगे, हम किसी का ऑर्डर क्यों मानेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और वहां पर फिर क्या होगा, डिसएग्रीमेंट होगी लोगों के बीच में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में, ठीक है। कौन कौन से एस्पेक्ट्स में, लीडरशिप, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेथड्स ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, यही मैंने आपको बताया। तो इस वजह से वहां पे थोड़ा सा बहस होगी, बातें होंगी, लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे। देन थर्ड स्टेज विल कम विच इज नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब नॉर्म्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे जब सबकी जो भी मतभेद है वो आपस में सेटल हो जाएंगे, तो नॉर्म्स बताए जाएंगे कि भाई, नॉर्म्स बनाए जाएंगे कि भाई इस ग्रुप में देखो इस तरीके के रूल्स हैं, इस तरीके से काम करना है। हर इंसान को उसकी ड्यूटी बताई जाएगी, आप उनको उनका रोल बताया जाएगा कि आपको इस पोजीशन पे काम करना है, आपको ये पोजीशन है, आपका ये रोल है, ठीक है। और आपको फिर उसके हिसाब से ही अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर्स को रखना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप मेंबर्स डेवलप नॉर्म्स और रूल्स फॉर बिहेवियर, कॉपरेशन इंक्रीज होती है, रिलेशनशिप इंप्रूव होती है लोगों की, और सेंस ऑफ यूनिटी आती है ग्रुप के अंदर, जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर के कॉपरेट करके अपने अपने रोल्स में अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। देन परफॉर्मिंग स्टेज आती है, जहां पे जिस भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वो ग्रुप बना है, उस गोल को अचीव करने की तरफ वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, अपने एक्टिविटीज, अपने एक्शंस, अपने जो भी बिहेवियर है उनका, राइट। तो members work efficiently towards achieving group goals. The group shows high productivity and effective coordination. मतलब अच्छे से अपना काम करते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, यानी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपने काम को कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, फायदा मिल रहा है, और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन भी है, सब मिलजुल के आपस में अच्छे से एक अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट करके फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हैं। देन एडजर्निंग स्टेज आता है। अब ये कुछ ग्रुप्स में ऐसा होता है कि ये स्टेज ना भी आए, और कुछ ग्रुप्स में ऐसा भी होता है कि ये स्टेज आता है। जैसे अगर कोई ग्रुप ऐसे बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर काम को ही करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, तो फिर वो ग्रुप जो है, एडजर्निंग का मतलब है कि अब वो ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा। मतलब ये कि अब वो ग्रुप खत्म, अब आपको उसका मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं, अगर मान लो कोई एक ग्रुप बनाया गया, जैसे किसी के घर में शादी होती है या कोई बर्थडे पार्टी हो गई दोस्त या कुछ ऐसा, तो क्या होगा, जब आप उस पार्टी में इकट्ठा होंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप सबसे पहले बनाया जाएगा। ये आजकल के जमाने की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट।
एक सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा कि यार ये ग्रुप है और सब में इसको ऐड कर, मतलब सबको इसमें ऐड कर दो जो जो इस पार्टी में आए हैं। पार्टी ओवर हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, सब लोग जिसके इसके फोन में जो भी फोटोज होंगी वो सारे लोग इस ग्रुप में भेजेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप में जितने मेंबर्स हों सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि एक पार्टी में सारे लोग तो ऐसे होते नहीं है जो एक दूसरे की जान पहचान के होते हैं, राइट। तो ये जो पार्टी का मतलब जिसने पार्टी थ्रो करी होती है, जिसकी भी पार्टी होती है, वो ये ग्रुप बनाएगा और जब जैसे ही फोटोज सारी सब एक दूसरे को भेज लेंगे उसके बाद ये ग्रुप खत्म हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर बैठ के वो लोग बात कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं ग्रुप में, ऐसा कुछ नहीं, वो ग्रुप खत्म वहीं पे, राइट। तो ये क्या हो गया, एडजर्निंग हो गया उस ग्रुप स्टेज का। तो ये एक मैंने मतलब वर्चुअल ग्रुप की बात बताई, बट ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कुछ ग्रुप जो एक पर्टिकुलर काम करने के बनाए गए हैं और फिर उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है तो वो ग्रुप भी खत्म हो जाता है, राइट। बट बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं कि जो इस स्टेज को नहीं, मतलब जिनमें ये स्टेज नहीं आता, जिनमें एडजर्निंग स्टेज नहीं आता, वो ग्रुप आगे भी कंटिन्यू चलते रहते हैं, राइट। अब जब ये जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन दिए टकमैन ने, तो इसमें ये भी एक बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप्स जो है वो इन्हीं 5 स्टेजेस से होके गुजरे, या सारे ग्रुप्स में ऐसा हो कि इसके बाद ही, मतलब जैसे फॉर्मिंग स्टेज के बाद ही स्टॉर्मिंग स्टेज आए या स्टॉर्मिंग के बाद ही परफॉर्मिंग आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आप मतलब कोई लीनियर तरीके से ये हमेशा नहीं बनता है, ये एक स्किप भी हो सकते हैं कुछ स्टेजेस, और कोई स्टेज जो है वो एक से पहले दूसरे से पहले भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स का अपना अपना अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन गिवन बाय ब्रूस टकमैन। टकमैन्स मॉडल भी इसे हम कहते हैं, टकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब देखो बहुत देर से हम ये सुन रहे हैं कि ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप में एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इसलिए हम सारे कलेक्शन को ग्रुप नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे कोई ग्रुप डेवलप होता है उसका एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन से उसके मेंबर्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। जब लोग इंटरेक्ट करते हैं, हमने अभी पढ़ा ना कि जब स्टॉर्मिंग स्टेज के बाद जब लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मतभेद सारे खत्म हो जाते हैं, तो लोग आपस में बैठ के फिर क्या बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, और जिसे हम नॉर्मिंग स्टेज कहते हैं, राइट। तो कुछ 4 की एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप के स्ट्रक्चर के, जो कि डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, उस ग्रुप के मेंबर्स के ही द्वारा डिसाइड किया जाता है, राइट। तो वो क्या 4 की एलिमेंट्स है। पहला है रोल्स। रोल्स क्या होता है, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब रोल क्या है कि जिस भी आप ग्रुप में जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे रहने वाले इंसान से किस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, किस तरीके का काम एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको उस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। तो ये आपका रोल हो गया। जैसे अगर स्कूल में कोई स्कूल कैप्टन है या हाउस कैप्टन है आप किसी, या अगर आप किसी स्पोर्ट्स किसी क्रिकेट टीम के कैप्टन है या स्पोर्ट्स कमेटी के कैप्टन है, राइट। तो इस तरीके से वहां पे आपके कुछ रोल्स डिसाइड होंगे। या अगर मान लो कल्चरल कमेटी के मेंबर हैं तो आपका क्या होगा, कुछ रोल्स आपके होंगे कि आपको ये काम करना है। जैसे स्कूल में कोई अगर मान लो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसमें आपका रोल होगा कि आपको वो करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी ड्यूटीज हैं। तो वही हो गए आपके रोल्स कि आप किसी पोजीशन को जब होल्ड कर रहे होते हैं तो वहां पे रहने के लिए आपके कुछ काम होते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो अगर वो कहीं का मान लो सीएम है, अगर वो चीफ मिनिस्टर है, तो उस पोजीशन से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम है, रोल्स हैं, टास्क हैं, वो सारे उसको करने होंगे, राइट। हर रोल की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और एक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं। तो यही अभी मैंने आपको बताया। सेकंड इज नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है शेयर्ड रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ अ बिहेवियर एक्सेप्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ग्रुप मेंबर्स की। मतलब अगर आप एक ग्रुप के मेंबर है तो वहां पर कुछ एक तरीका होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होंगे, जिस तरीके का बिहेवियर उस ग्रुप के हर एक मेंबर को शो करना होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप जो है वो एक नॉर्म्स के या एक रूल बुक के अकॉर्डिंग चलता है। यही रूल्स जो होते हैं वो मेंबर्स को गाइड करते हैं कैसे उनको सोचना है, कैसा फील करना है और कैसा एक्ट करना है अलग अलग सिचुएशंस में। नॉर्म्स रिप्रेजेंट कॉमन वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड विद इन द ग्रुप। यानी एक ग्रुप के जो सारे लोग हैं वो दुनिया को एक ही तरीके से देखेंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखने का जो उनका नजरिया होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका गाइड एक ही है। जैसे अगर कोई एक टीचर है और वो एक मतलब 30 बच्चों की क्लास को कोई चीज पढ़ा रहा है, तो हर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से तो समझेगा जिस तरीके से उस टीचर ने बताया। उसी तरीके से अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो वहां पे जो नॉर्म्स हैं, अगर वो आपको कोई तरीका सिखा रहे हैं कि इस काम को इस तरीके से ही करना है, तो आपको उसी तरीके से करना है। फिर तो सारे मेंबर्स जो हैं उस ग्रुप के उसी तरीके से काम करेंगे, राइट। देन कम्स स्टेटस। स्टेटस रिफर्स टू द रिलेटिव सोशल पोजीशन और प्रेस्टीज ऑफ अ मेंबर विद इन अ ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं तो उसकी सोसाइटी में कैसी जगह है, उसको कैसे किस नजरिए से लोग देखते हैं, कैसा उसको समझते हैं, उसमें आपकी जो पोजीशन होगी ग्रुप में, उससे रिलेटेड आपकी एक अलग सोसाइटी में पहचान बनेगी, स्टेटस मिलेगा आपको। जैसे अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको एक अलग पहचान मिलेगी, राइट। नाउ 2 तरीके के स्टेटस हो सकते हैं। एक
एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब क्या होता है? ये कोई भी ऐसा स्टेटस है जो कि आपको मिलता है बिकॉज ऑफ एज और सीनियरिटी, यानी अगर आप एज में ज़्यादा हैं या सीनियर कोई सिटीज़न है ग्रुप में जो ज़्यादा सीनियर लेवल पर होगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मे बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशंस दे होल्ड। जैसे अगर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा सीनियर पोस्ट पर अपॉइंटेड होगा, या फिर अगर हम फैमिली में बात कर रहे हैं तो जो जिनकी एज सबसे ज़्यादा होगी, या कोई ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें हम ऐसे नॉर्मल लोग हैं, तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग पर्सन होगा उन्हें अगर जो स्टेटस दिया जाता है देन दैट इज़ नोन एज अस्क्राइब्ड स्टेटस। और वहीं आते हैं अगर हम अचीव्ड स्टेटस पे, तो ये होता है कि ये हमें इसलिए मिलती हैं, ये पदवी या ये तरीके का आप कह सकते हो, ये जो आइडेंटिटी है ये हमें इसलिए दी जाती है क्योंकि हमने उसको उस आइडेंटिटी को पाने के लिए कुछ काम किया है। हम मेरी कोई एबिलिटी होगी, मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है, मेरा कोई हार्डवर्क है जिसके लिए मुझे एज एन अवार्ड वो आइडेंटिटी या वो रिकग्निशन या वो स्टेटस मिल रहा है, राइट। अब जैसे मान लो कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वहाँ पर क्या है कि सारे तो मेंबर हैं, ठीक, लेकिन विराट कोहली की एक अलग ही पॉपुलैरिटी है, रोहित शर्मा की अलग पॉपुलैरिटी है, वहीं पे केएल राहुल की एक अलग पॉपुलैरिटी, हार्दिक पांड्या की कुछ अलग है ना, तो सारे, बुमराह की कुछ अलग होगी। या अगर हम विमेंस क्रिकेट टीम में भी देखते हैं तो इसी तरीके से है, स्मृति मांदना की अलग पॉपुलैरिटी है, फिर हरमनप्रीत कौर की अलग पॉपुलैरिटी। तो ऐसा क्यों होता है? सब तो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, बट वहाँ पर उनकी कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ होगी, उनकी कुछ एबिलिटीज़ होंगी। क्यों विराट कोहली को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी उसकी कुछ एक्सपर्टीज़ है, उसने इतना हार्डवर्क किया है, उसने अपनी एबिलिटीज़ दिखाई हैं, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि उसको एक हायर स्टेटस इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप मेंबर्स दिया जाता है। तो ये उसका अचीव्ड स्टेटस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे मिल गया है, बस उसने किया, उस स्टेटस को पाने के लिए उस रिस्पेक्ट को, उस पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन पे वो है या जितना लोग उनको प्यार करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मेहनत किया है, इसलिए उसका रिजल्ट है ये सारा सब कुछ। तो ये क्या है? उनका अचीव्ड स्टेटस है इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप मेंबर्स। क्यों कोई मेंबर थोड़ा ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट या थोड़ा ज़्यादा उसे रिकग्निशन मिलता है, स्टेटस क्यों उसका थोड़ा ऊंचा होता है? क्योंकि उसने ऐसा कुछ काम किया होता है अच्छा, पॉजिटिव, राइट। देन कम्स कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब किसी एक ग्रुप के लोग आपस में कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रेम मिलाप से रहते हैं, आपस में कितना अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उसे हम कोहेसिवनेस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द डिग्री ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स। कैसी उनकी बॉन्डिंग है आपस में, कैसे वो रहते हैं। बट यही जो बॉन्डिंग है, अगर ये कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो अगर कोहेसिवनेस हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्रुप के काम को करने में अड़ंगा डालेगी। मतलब यार, ग्रुप के मेंबर्स के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, पता चला वो ऑफिस में मान लो कोई ग्रुप है, अब उनको कोई काम दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, अब अगले दिन मीटिंग है, अब वो इतनी ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग है कि उन्होंने कहा चलो यार चाय पी के आते हैं थोड़ा सा। अब वो चाय पीने निकले, टहलते टहलते पता नहीं कहाँ निकल गए, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, और काम क्या हो गया, गोल जो था उनका वो रखा रह गया, राइट। तो इतनी भी कोहेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो ख़राब होती है। तो कोहेसिवनेस जहाँ होती है वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ नोन एज ग्रुप थिंक। अब ये ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक, इरविंग जेनिस ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि जब ग्रुप में सारे लोगों का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ग्रुप के लोगों के बीच में, तो क्या होता है, जनरली हम अपनी उस फ्रेंडशिप को ना ख़राब हो, हमारा वो बॉन्ड ना ख़राब हो, इस वजह से हम अपने ओपिनियंस को शेयर करते नहीं हैं अगर हमारे ओपिनियन सामने वाले के ओपिनियन से मैच नहीं कर रहे हैं तो। मतलब अगर हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है और हम कोई काम कर रहे हैं, कोई मतलब कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई प्लानिंग की जा रही है, अब अगर सामने वाले का जो पॉइंट है अगर वो हमें सही नहीं लगता है, हमें लगता है कि यार इसका बात सही नहीं है। मान लो, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिक्स के बारे में कोई डिसीजन चल रहा है फ्रेंड्स के आपके ग्रुप में, नाउ आपका जो सामने वाला पर्सन है वो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आप बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई थर्ड पर्सन होगा जो किसी और पार्टी को बहुत सपोर्ट करता होगा। अब सामने वाला इंसान जो भी कह रहा है अपने पसंद की पार्टी के बारे में, मान लो उसे कांग्रेस पसंद है, तो वो कांग्रेस के बारे में अच्छी बातें कह रहा है और आप बीजेपी के बारे में बुरी बातें कह रहे हैं। अब चूंकि आपको बीजेपी पसंद है या आपको बीजेपी का काम अच्छा लगता है, इस वजह से आपको वो बातें बुरी लगेंगी जो सामने वाला आपका फ्रेंड कह रहा है। बट ऐसे ऑपोजिंग व्यूज़ होने के बाद भी आप उससे बहस नहीं करते हैं, आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी आपकी बॉन्डिंग है, इतना अच्छा जो भी आपका घनिष्ठता है आपके बीच में संबंधों की, वो ख़राब ना हो, और इस वजह से आप दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। आपके व्यूज़ अगर उनसे अलग हैं तो आप वो व्यूज़ जनरली अपने सामने नहीं रखना चाहते हैं, और इसी कंडीशन को ग्रुप थिंक
कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ केयरफुली इवैल्यूएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करने, एनालाइज करने के बजाय आप क्या करते हैं, यूनानिमिटी और हार्मनी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब हमारा डिसीजन सही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप इस बात पे ध्यान देंगे कि हमारा जो हार्मनी है हमारे रिश्तों में, जो भी हमारी एक अच्छी फ्रेंडशिप है वो बनी रहनी चाहिए। यूनानिमिटी होनी चाहिए, मतलब सब लोग एकमत होने चाहिए, सब लोग एक ही बात कहना चाहिए। मतलब ऑपोजिंग व्यूज़ नहीं हो सकते हैं, किसी के भी ओपिनियंस अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट आप डाउट्स को, वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। अपने जो भी ओपिनियंस हैं अलग हैं अगर वो बाकी लोगों से, तो आप उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं इससे कोई झगड़ा ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट ना करे और फिर वो मुझे रिजेक्ट कर दे, या सोशल रिजेक्शन इन द सेंस कि सोसाइटी के लोग आपको एज एन एंटी पार्टी देखने लगे। ठीक है, तो ये सिंपल होता है ग्रुप थिंक का मतलब। अब ऐसा लगता है कि सब लोग अग्री कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अग्री कर रहे हो, तो ये एक इल्यूजन की कंडीशन है। इल्यूजन मतलब सिर्फ ऐसा लग रहा है लोगों को कि हाँ यार सारे एक मत हैं, बट क्या पता सामने आपको लग रहा है कि सब लोग एक मत हैं, लेकिन सामने वाले का कुछ और ओपिनियन हो। अब उसको लग रहा है कि सब एक मत हैं, लेकिन मेरा कुछ और ओपिनियन हो। अब हो सकता है कि अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग में से 2 लोगों का ओपिनियन अलग हो और 4 लोगों का अलग हो, बट उन 2 लोगों को भी नहीं पता होगा आपस में कि उनके सेम ओपिनियन है, बिकॉज वो दोनों ही अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं सामने। तो उनको भी लग रहा है यार कि ये पूरा सब जब एक ही तरफ है तो मैं अकेले क्यों बोलूँ। दूसरा भी सोच रहा है यार सब एक ही बात कर रहे हैं तो मैं उसमें अलग राग क्यों गाऊँ। तो इस वजह से क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि सब लोग एक साथ एक ही बात कह रहे हैं, सबका मानना एक ही है, बट ऐसा जनरली होता नहीं भी है। ग्रुप जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपनी पावर को एग्जैजरेट करेगा एंड डिसमिस रियल वर्ल्ड एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्स प्लान्स। तो वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि हाँ हम अपनी हारमनी बना के रखना चाहते हैं, दैट इज़ वाई कोई भी अपने आइडियाज़ को सामने नहीं रखता अगर उसे लगता है कि मेरे आइडियाज़ जो है बाकी लोगों से अलग जा रहे हैं। ग्रुप थिंक की कंडीशन कैसे ग्रुप्स में आती है, जहाँ पर हाईली कोएसिव ग्रुप्स होते हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है और सोशली होमोजेनस होते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड ओपिनियंस, बाकी लोगों के ओपिनियन से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। लैकिंग अ ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑल्टरनेटिव्स, अच्छी तरीके से एग्जामिन करके अपना डिसीजन देना उनका नहीं होता है तरीका, वो बस अपने आइडियाज़ के बेसिस पे करते हैं। फेसिंग हाई स्टेक्स डिसीजंस वेयर फेलियर कुड बी कॉस्टली। अब इसको, ऐसी ग्रुप थिंक की कंडीशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसएग्रीमेंट। अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी बात से, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो सही नहीं लग रही है मुझे, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आप अपना ओपिनियन सही रखते हैं तो आप वहाँ पे डिबेट करिए अपने आइडिया को। एक्टिवली कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, हम इसके बजाय और क्या एक्शन कर सकते हैं ये भी सोच के चलना चाहिए। एक ही चीज़ पे एकदम बिल्कुल हाँ नहीं कर देनी चाहिए बिना सोचे समझे। इन्वॉल्विंग आउटसाइड एक्सपर्ट्स टू इवैल्यूएट डिसीजंस, आपके डिसीजन सही हैं या नहीं। इसके लिए आउटसाइड से, बाहर से, उस ग्रुप से अलग यानी आउट ग्रुप से भी कुछ लोगों को बुलाना चाहिए और एक्सपर्ट्स होने चाहिए वो, सो दैट वो ये बता सके जज करके कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं। हो सकता है कि अगर किसी एक इंसान को कोई मतलब बात सही नहीं लग रही थी बट उसने नहीं बोला ग्रुप थिंक के चक्कर में, तो अगर बाहर से कोई आता है और वो उस बात को पॉइंट आउट कर लेता है तो शायद वही बता दे, तो इससे एटलीस्ट डिसीजन तो सही हो जाएगा। और सीकिंग फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स, वही हो गई बात कि एक्सपर्ट्स जो है वो बाहर से हमें बुलाने चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ था यूएस डिसीजन, वियतनाम वॉर को चलाते रहने का एक ऐसा डिसीजन हुआ था जहाँ पे यूएस ने ये डिसीजन लिया कि हम इस वॉर को चलने देते हैं। उन्हें लगा कि इससे क्या होगा, बढ़िया रहेगा, इससे कोई अच्छा रिजल्ट उन्हें मिल सकता है, बट इसका उन्हें उल्टा ही खामियाजा भुगतना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने देखा कि मैसिव लॉस ऑफ लाइफ तो हुआ ही, इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई, कैजुअलिटीज़ बहुत सारी हुई और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज भी हुआ, उनको बहुत नुकसान पहुँचा। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लिया। अब वहाँ पे सारी जो भी कमिटी थी या जो भी वहाँ की पार्टी रही होंगी, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी या जिस भी तरीके का वहाँ पे सिस्टम था उस समय पे, वहाँ पे डिसीजन लेने में जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने, उनमें से हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि शायद ये डिसीजन सही नहीं है, लेकिन किसी ने बोला नहीं। अगर सब मतलब उनको लगा कि यार अगर मेजॉरिटी एक बात कर रही है तो मैं उसमें क्यों अलग से अपनी कोई बात कहूँ, तो इस वजह से ये डिसीजन गलत हो गया और जिसका खामियाजा उन्हें खुद ही भुगतना पड़ा। ये एक ग्रुप थिंक का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने का और अच्छे मार्क्स पाने का सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया तरीका है साइकोलॉजी में कि आप हर चीज़ का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, और अगर वो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल ना हो करके कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल हो तो ये बहुत अच्छा है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात है तो आपको बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बहुत सारी केस स्टडीज़ रिलीज़ होती रहती हैं हर साल, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्चेस में, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप गूगल करेंगे, हर कॉन्सेप्ट का आपको 3-3 4-4 अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल सकते हैं, जिनमें से आप कोई भी, अगर आपको बाकी लोगों से कोई एज रखनी है अपनी, तो
वरना बाकी लोग भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं और उन बुक्स में जो लाइंस लिखी हैं वही वो भी लिख के आ जाएंगे। अगर आपको अपने पेपर में कुछ अलग रखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें बोर्ड एग्जाम में, तो आपको कुछ अलग करना होगा, और जिसके लिए आप आराम से ऐसे कुछ अलग से एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो कि लेटेस्ट हों या पुराने हों, कैसे भी हों, आप उसको कोट कर सकते हैं एग्जाम में। तो इससे आपका क्या होगा, बेटर आपका आंसर बनेगा और आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन जिन्होंने भी आंसर तो सही लिखा होगा बट शायद उनको एक्सप्रेस उतनी तरीके से, अच्छी तरीके से उन्होंने नहीं कर पाया अपनी बात को। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स को हम लोग 6 तरीके से, अलग अलग तरीके से बाइफर्केट कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे। वो 6 क्या है, मैंने आपको ऐसे डायग्रामेटिकल फॉर्म में दे दिया है। रिविजन फॉर्म मतलब रिविजन करने के लिए शॉर्ट में, वैसे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट बाइफर्केशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स एंड चॉइस ऑफ मेंबरशिप। मतलब हम ये कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स मतलब 2 तरीके के ग्रुप्स हो सकते हैं मेंबरशिप में, जिसमें हम खुद की मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं जब मन करे, और जब मन करे लीव कर सकते हैं। और एक तरीके का ग्रुप होगा जिसमें ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जब मन करे ज्वाइन कर लें, जब मन करे लीव कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे बेसिस पे 2 तरीके के ग्रुप्स हम कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, इनटू विच इंडिविजुअल्स आर यूजुअली बॉर्न। ऐसे ग्रुप्स जिसमें हम पैदा होते हैं, जो पहले से बने हुए हैं, यानी कि हमें बनाना, मतलब हमारे आने के बाद वो फॉर्म नहीं हुआ, हम वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था और हम भी उसी को, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी ग्रुप में फॉल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसी में बॉर्न हो गए, हम उसी में पैदा हो गए। जैसे कास्ट, रिलीजन, फैमिली, है ना, ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं और जिसमें हम बॉर्न हो गए। मेंबरशिप इसमें नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, हम चूज़ नहीं कर सकते कि हम किस कास्ट में, किस रिलीजन में, किस फैमिली में बॉर्न होंगे, राइट। नाउ इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली में, आप इसको फैमिली से याद रखिए, फैमिली में क्या क्या होता है, फैमिली के लोगों में अच्छी बॉन्डिंग होती है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब सब साथ में ही रहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है। दीज ग्रुप्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स वैल्यूज, एटीट्यूड्स। जो भी आपके संस्कार होते हैं, किस तरीके का आपका बिहेवियर होगा, किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं, सोसाइटी में आप किस तरीके से रहते हैं, है ना, बाकी लोगों को के साथ किस तरीके से रहते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, आपकी मतलब क्या धारणाएं, ऑल दीज, योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, ऑल दीज डिपेंड ऑन वॉट, द प्राइमरी ग्रुप्स दैट यू बिलोंग टू। द बाउंड्रीज ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स आर लेस परमेबल। इसका मतलब क्या है कि जब आपका मन करे आप उसको लीव नहीं कर सकते हैं, ना ही आप अपनी मर्जी से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। देन सेकेंड इज सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप ऑब्वियस सी बात है, इसका एकदम ऑपोजिट ले लेंगे हम। तो ये ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो हम अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, क्लब्स, ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हम अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट पे या अपनी मन के अकॉर्डिंग हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ना मन करे तो नहीं करते हैं। ऐसे ग्रुप्स में रिलेशनशिप्स फॉर्मल होती हैं, इम्पर्सनल होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। किसी वजह से हमने वो ग्रुप ज्वाइन किया है, वो हम काम करते हैं और हम अपने घर पे वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें साथ में रह रहे हैं, साथ में हमारी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या कोई बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड्स हैं, ऐसे नहीं होते। फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इंटरेक्शन बहुत कम होता है और इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत लिमिटेड होता है। ऐसे ग्रुप्स की बाउंड्रीज ज़्यादा परमिएबल होती हैं। परमिएबल मतलब जिसके आर पार आप आ जा सकें, ऐसे किसी भी वॉल को, किसी भी चीज़ को हम परमिएबल कहते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज परमिएबल होती हैं, का मतलब कि आपका जब मन करे आप इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको लीव कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेंबरशिप के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स, यानी कि एक में मेंबरशिप हमारी चॉइस से होती है और एक में हमारे पास चॉइस नहीं होती, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, राइट। And now the next bifurcation is based on how clearly their functions, roles and rules are defined. फॉर्मल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें एक रूल बुक टाइप की होती है, इन द सेंस रिटन नहीं, एक फॉर्मल एक तरीका होता है जिस तरीके से आपको बिहेव करना होता है। बट इनफॉर्मल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जैसी मर्जी आए, यू कैन बी योर रियल सेल्फ, वहाँ पर कोई रूल्स नहीं है जो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसा बिहेवियर करना है। तो फॉर्मल ग्रुप्स में ऑफिशियली फॉर्म्ड एंड देयर फंक्शंस, मतलब ये ऑफिशियली फॉर्म किए जाते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू, और उनका फंक्शन जो है वो क्लियरली और एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होता है कि आपको इस ग्रुप में रहना है तो आपको ये काम करने हैं, इसलिए आप इस ग्रुप का पार्ट हैं, नॉट बाय योर चॉइस, राइट। और इसमें डेफिनेट रोल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हर एक मेंबर को दे दी जाती हैं, और उनका बिहेवियर रूल्स, लॉज और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसे ग्रुप्स, इनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। क्या मतलब स्ट्रक्चर का, अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर में नॉर्म्स होते हैं, रूल्स क्या क्या था, और रोल्स होते हैं, ये सारे
स्ट्रक्चर में आते हैं कंपोनेंट्स, तो वो सारे कंपोनेंट्स ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, जैसे कि ऑफिसेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, आर्मी, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फॉर्मल ग्रुप्स हैं जो कि एक काम करने के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए बनाए जाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, मतलब इसके पीछे कोई प्रोसीजर नहीं होता, ये अचानक से ऐसे ही अपने आप बन जाते हैं। इनका फॉर्मेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन फॉर्मल रूल्स और लॉज, कोई रूल्स और लॉज की वजह से नहीं होता है। इसमें लोगों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप होती है, कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती। रोल्स कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं। नॉर्म्स जो है वो धीरे धीरे इंटरेक्शन के थ्रू बनते हैं, कोई ऑफिशियली स्टेटेड नॉर्म्स नहीं होते, कोई रूल बुक नहीं होती है, राइट। जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो गया, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड ग्रुप्स, इसमें कोई ऐसा फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती है, सब आपस में मस्ती और करते हैं और दे बी देयर रियल सेल्व्स, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कंपेयरिंग वंस ओन ग्रुप विद अदर्स। जिस ग्रुप का हम पार्ट हैं वो एक अलग ग्रुप है और उसके अलावा बाकी सारे दुनिया में जितने ग्रुप हैं वो एक दूसरी तरफ आते हैं, ठीक। तो जिस ग्रुप का हम पार्ट हैं उसे हम कहते हैं इन ग्रुप, और जो ग्रुप उस ग्रुप के बाहर के जितने भी ग्रुप्स हैं उसे हम कहते हैं आउट ग्रुप। इन और आउट से आप समझ सकते हैं। तो इन ग्रुप कौन से होते हैं? वो ग्रुप जिसमें एक इंडिविजुअल बिलोंग करता है। आप जिस ग्रुप का पार्ट है वो आपके लिए, आपके कॉन्टेक्स्ट में इन ग्रुप है, बट और बाकी सारे ग्रुप्स आपके कॉन्टेक्स्ट में आउट ग्रुप हैं। बट वही जो आउट ग्रुप है तो वो बाकी लोगों के लिए जो कि उन ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में वो ही इन ग्रुप है और आपका ग्रुप आउट ग्रुप है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से ग्रुप को। इसमें मेंबर्स अपने आप को सिमिलर पाते हैं, पॉजिटिवली वैल्यूड एंड पजेसिंग डिजायरेबल क्वालिटीज़। मेंबर्स ऑफ द इन ग्रुप आर रेफर टू एज वी, मतलब हम सब। तो हम एक ग्रुप के जो पार्ट हैं वो सारे हम हैं। देन आउट ग्रुप इज एनी ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग। मेंबर्स आर रिफर टू एज दे, क्योंकि जब हम किसी दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उन्हें दे एज अ थर्ड पर्सन ही हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही हम उनको रेफर करेंगे। आउट ग्रुप मेंबर्स ऑफन व्यूड एज डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रुप बनता है तो वो कुछ सिमिलैरिटीज़ पे, प्रॉक्सिमिटी, ऐसे ही कुछ भी मतलब फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे बनता है। तो उन फैक्टर से जो अलग है तभी वो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब इफेक्ट क्या होता है इन ग्रुप आउट ग्रुप परसेप्शन का? इस एटीट्यूड्स, बिहेवियर और सोशल रिलेशनशिप्स लोगों की अफेक्ट होती हैं इस तरीके से। अगर आप मतलब एक ग्रुप को अपना समझते हैं, अपने ग्रुप के आपको एक फीलिंग होती है कि यार ये अपना है, यहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ, और अगर बाकी ग्रुप्स को आप ऑपोजिशन समझते हैं तो पीपल अपने ग्रुप के लोगों को, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो आप थोड़ा सा बायस्ड होंगे, आप अपने ही ग्रुप के लोगों की तरफ ज़्यादा आपका अच्छा बिहेवियर होगा, ठीक है। और आप बाकी लोगों के ग्रुप की तरफ आपका एक अलग नज़रिया होगा, उन्हें आप एज एन एंटी पार्टी आप उनको देखेंगे। तो इसके लिए टैचफेल्स एक्सपेरिमेंट्स डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ इजली सच कैटेगराइजेशंस आर फॉर्म्ड। अब ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात है, ये जो है अपने मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फिक्स्ड रहता है कि हम मतलब ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, अगर आप किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए, नहीं। ये लोगों के अपने आप से मन में सोशली, अगर किसी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है, इस तरीके का माहौल है तो होता है, वरना नहीं होता। अब जैसे इंडिया एक कंट्री है जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हो भी सकता है इन ग्रुप आउट ग्रुप। आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, और वहीं पे बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की कल्चर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का, भाई जहाँ की सोसाइटी, जहाँ का माहौल जैसा, वहाँ पे वैसे ही लोग बिहेव करते हैं। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इन ग्रुप आउट ग्रुप होना ही चाहिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो ये हो गए आपके जो 6 तरीके से, 3 तरीके से बेसिकली हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया हमारे ग्रुप्स को। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखने हैं कि जब हमारे आसपास लोग होते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हमारे पास आसपास लोग होते हैं तो हमारे जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब क्या कि जब हम अकेले कोई काम कर रहे हैं और जब हम लोगों की प्रेजेंस में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें देखा गया डिफरेंसेस पाए गए। तो कैसे डिफरेंसेस पाए गए, उनके बेसिस पे कुछ टर्म्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि अगर आपके आसपास कुछ लोग प्रेजेंट हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से करने लगते हैं। या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम भी आए, कोई काम आप जो है कम सही तरीके से करने लगते हैं। इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि जो भी आपका 100% तरीका है जिससे आप वो काम अकेले में करते हैं, या तो आप उससे बेटर करेंगे लोगों की प्रेजेंस में, या तो आप उससे बेकार तरीके से वो काम करेंगे। बेटर तब करेंगे जब हमको लगेगा
मतलब जब कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं कि जो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो हम उसको और ज़्यादा दूसरों के सामने शेखी मारने के लिए हम उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने लगते हैं। और जो काम हमें नहीं आता है, तो जब बहुत सारे लोग प्रेजेंट होंगे और वो हमें देख रहे होंगे, तो हमें क्या होगा, नर्वसनेस होगी, और उस नर्वसनेस की वजह से वो काम हम और गड़बड़ तरीके से कर देते हैं। तो ये सोशल फैसिलिटेशन दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि आप काम को अच्छा भी कर सकते हो और आप काम को ख़राब भी कर सकते हो। काम अच्छा तब होगा दूसरों के प्रेजेंस में व्हेन यू आर ऑलरेडी स्किल्ड एट द टास्क, और जब आप वो काम उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हो तो आप नर्वस फील करोगे, एंड देन आप उस काम को और बुरी तरीके से कर दोगे। तो जनरली तो जो पाया जाता है वो ये है कि दूसरों की प्रेजेंस से अराउजल और मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम वो काम और अच्छा कर लेते हैं। तो जनरली अच्छे वाला ही जो आस्पेक्ट है वही लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन रन्स फास्टर ऑन अ ट्रेडमिल व्हेन अदर्स आर प्रेजेंट, दूसरे लोग प्रेजेंट हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेगा, ये दिखाने के लिए कि यार मैं तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, राइट। एंड अ नोविस कुक मेक्स मोर मिस्टेक्स व्हेन फैमिली वॉचेस देम टू ट्राई अ न्यू रेसिपी। तो जैसे अगर कोई नया नया कुक है, और मतलब नया नया कुक इन द सेंस क्या है, कोई पहली बार कोई खाना बना रहा है और उसको नहीं आता है खाना बनाना, अब वहाँ पे 4 लोग खड़े होकर देख भी रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि यार ये मतलब देख रहे हैं और मुझे आता नहीं है, तो वो और नर्वस फील करेगा और ज़्यादा गलतियाँ करेगा। अब इसके पीछे की सोशल फैसिलिटेशन क्यों होता है, इसके पीछे थ्योरीज़ थी, और जिन थ्योरीज़ में उन्होंने 3 टर्म्स बताए गए, 3 बातें बताई जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। पहला है कि अराउजल, जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं तो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकली ये रीज़न आप समझ सकते हो, जिससे कि डोमिनेंट रिस्पॉन्सेज स्ट्रेंथन हो जाते हैं, यानी कि जो वेल लर्नड रिस्पॉन्सेज हैं, यानी जो काम हमें बहुत अच्छे से आता है वो तो अच्छा होने लगता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, बट जो हमें नए काम है जो हमें करने नहीं आते हैं उतने अच्छे से, वो और पुअर हो जाते हैं। दूसरा क्या था, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, कि अगर सामने हमारे कोई है और वो हमें देख रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि यार ये हमारे बारे में कुछ ओपिनियन बना रहा होगा, हमें जज कर रहा है, और फिर हम उस काम को और बुरी तरीके से नहीं करते, मतलब इन द सेंस कि हमें एंग्जाइटी में, टेंशन में, नर्वसनेस में हमसे वो काम उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। देन थर्ड इज़ डिस्ट्रैक्शन, अगर आसपास लोग प्रेजेंट हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, जिसकी वजह से आप उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब है कि जब आप कोई अकेले, मान लो आपको प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया है, ठीक है, एक आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको पता है कि सारा काम आप ही को करना है, ये प्रोजेक्ट आप ही को बनाना है, तो आप अपना 100% देते हैं, अपनी सारी स्किल्स लगाएंगे, सजा सजा के बढ़िया बढ़िया से लिख के अच्छा अच्छा कंटेंट, कि मुझे बाकी लोगों से कम्पीट करना है, मुझे बहुत अच्छा करना है और मुझे ही करना है ये काम, तो आप अपना बहुत अच्छे तरीके से वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, तो अब ग्रुप में जब 5 मेंबर्स हैं, तो क्या होता है, ये टेंडेंसी देखी गई ह्यूमंस की कि जब हम कोई काम ग्रुप में कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम समझते हैं, इन द सेंस कि हम ये सोचते हैं कि यार हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो ये काम कर ही लेगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरे ही ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नहीं करूँगा तो ये काम होगा ही नहीं, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा, वो नहीं करेगा कोई और करेगा। जैसे मान लो अगर घर पे आप बैठे हुए हो और डोर बेल बजती है, अगर आप अकेले हो घर पे, तो आपको पता है कि यार आप ही को डोर खोलना है, तो आप तुरंत उठ के जाओगे, तुरंत खोल दोगे। बट वहीं अगर आप पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो और डोर बेल बजती है, तो क्या सब अपना अपना काम करते रहते हैं, सोचते हैं यार अभी तो वो जाएगा, वो सोच रहा है कि वो चला जाएगा, मतलब हर कोई ऐसे फिर एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है, फिर कोई डोर नहीं मतलब खोलने उठता है। फिर थोड़ी देर बाद जिसको रियलाइज़ होता है कि हाँ चलो मैं ही उठ जाता हूँ, तो वो भाई अच्छा बच्चा कोई उठ के चला जाता है, खोल देता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आप अकेले थे तो आप वो काम अपना पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको पता है आप ही को करना है, तो आप कर रहे हो। बट वहीं अगर आप एक ग्रुप में रह रहे हो, तो हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम समझने लगता है, क्या सोच के कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और तो कर ही देगा। अंडरस्टूड। तो वहाँ पे हमारे एफर्ट्स, हमारे इंडिविजुअल एफर्ट में रिडक्शन होता है, तो इसी को कहते हैं सोशल लोफिंग। व्हेन पीपल वर्क इन अ ग्रुप, उनके एफर्ट्स में, इंडिविजुअल एफर्ट्स में रिडक्शन हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में पीपल टेंड टू पुट इन लेस एफर्ट दैन व्हेन वर्किंग अलोन। जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप कम एफर्ट्स लगाते हो। अब बताओ क्या क्या रीज़न हो सकता है जिससे सोशल लोफिंग होता है। सोशल लोफिंग अकर्स बिकॉज इंडिविजुअल्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप आउटकम। मतलब ग्रुप में जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं कि उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसकी सारा जिम्मा आप ही का तो है नहीं, या अगर आप हार जाते हैं तो उसका सारा इल्ज़ाम आप ही पे तो लगना नहीं है, आप जीत जाते हैं तो उसका सारा क्रेडिट आपको मिलना नहीं, तो इसलिए आप कम एफर्ट्स डालते हैं, मतलब अपने आप को पुश नहीं करते हैं।
इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नॉट इवैल्यूएटेड सेपरेटली। वही बात हो गई कि हमारे अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग एज एन इंडिविजुअल हमारा कोई एफर्ट नोट नहीं कर रहा होता है, जज नहीं कर रहा होता, इसलिए हम एफर्ट डालना पसंद नहीं करते। ग्रुप परफॉर्मेंस इज़ नॉट कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप की परफॉर्मेंसेज आपस में कंपेयर नहीं हो रही हैं अगर, तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं है कि जिसके लिए हम काम करें। देयर इज़ पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स के बीच में नाते ही अच्छे नहीं हैं। अगर आप एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो आप साथ में काम नहीं करना चाहेंगे। मेंबर्स फील लो अटैचमेंट और कमिटमेंट टू द ग्रुप की तरफ अपनेपन की कोई भावना ही नहीं है। अगर आप उस ग्रुप को अपना समझते नहीं हैं तो आप उसके काम को भी पर्सनली नहीं लेंगे और ऊपर ऊपर से ऐसे ही काम करेंगे या फिर नहीं ही करेंगे बिल्कुल भी, तो एफर्ट हम कम डालेंगे, राइट। वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग में अब हमें क्या करना होगा ऐसा कि जिससे ये कम हो। मेकिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स आइडेंटिफाइबल, मतलब जो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना शेयर ऑफ मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कमिटमेंट टू वर्क हार्ड, हम ऐसा मोटिवेशन उन्हें दें जिसकी वजह से, या ऐसा कोई प्रेशर उनके ऊपर डालें जिसकी वजह से वो मजबूर हों काम करने पे, अदरवाइज नहीं होगा। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द टास्क, जो भी टास्क उस ग्रुप को परफॉर्म करना है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम उन्हें बताएं, उसकी वैल्यू के बारे में बताएं, तो शायद वो उस काम को करने में इंटरेस्टेड हो। मेकिंग मेंबर्स फील देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मैटर्स, ये वही पहली वाली बात आ गई। एंड स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस टू एनहांस मोटिवेशन, ग्रुप के लोगों के बीच में हम अच्छे तरीके से उनके रिलेशंस को अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, सो दैट जब उनके रिलेशन अच्छे होंगे ग्रुप के साथ तो वो साथ में एक हारमनी में काम करना पसंद करेंगे और इसकी वजह से उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स में भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम सोशल लोफिंग को कम कर सकते हैं और ये है रीजंस कि क्यों ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप पोलराइजेशन। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक लाइन में सिंपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कोई बहुत डिटेल में दिया भी नहीं हुआ। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब है कि जब कोई भी इंसान अकेले में कोई डिसीजन ले रहा होता है और जब वो किसी ग्रुप में डिसीजन ले रहा होता है तो वो उसके डिसीजन लेने का तरीका चेंज हो जाता है, उसके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। जब हम अकेले डिसीजन ले रहे होते हैं ना तो हम शायद किसी पे थोड़ा बहुत दया भाव भी दिखा दें, हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो थोड़ा लीनियंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हम कोई पनिशमेंट किसी सामने वाले को नहीं देना चाहेंगे, कुछ भी बहुत बुरा नहीं करना चाहेंगे, कोई एक्सट्रीम लेवल का डिसीजन नहीं लेंगे। बट वहीं अगर हम ग्रुप में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो डिसीजन जो है वो उसके एक्सट्रीम डिग्री तक जा सकता है। अगर हमें अच्छा किसी के लिए डिसीजन लेना है, रिवॉर्ड किसी के लिए सोचना है, तो भी हम हाई 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 लेवल तक जाएंगे, और अगर हमें किसी के लिए पनिशमेंट सोचनी है, नेगेटिव रिवॉर्ड सोचना है, तो भी हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप को बोला गया कि आप पनिशमेंट डिसाइड करिए कि एम्प्लॉय के लिए जिसने कोई अनएथिकल बिहेवियर किया है। अब अगर हमें अकेले डिसीजन लेने को कहा जाता है उसके लिए पनिशमेंट चूज़ करने को, तो हम कोई सिंपल सी पनिशमेंट ऐसी देते कि जिससे हाँ थोड़ा सा उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसने जो किया वो गलत था और आगे से वो ऐसा बिहेवियर रिपीट ना करे। बट अगर हमें ग्रुप में ये डिसीजन लेने को बोला जाता है तो हम करेंगे कि भाई अब एक आदमी बोल रहा है कि यार मैं तो करता, मतलब मैं बोल रही हूँ, मान लो कि यार मैं होती मतलब अगर मुझे डिसीजन डिसाइड करना होता तो मैं ये पनिशमेंट देती, सामने बोल रहा अरे भाई ये क्यों, मैं तो होता तो मैं ऐसे ही पनिशमेंट देता। अब जब सामने वाले ने ऐसा बोला तो आप क्या करोगे, ग्रुप में मतलब अपने ऑपोजिट ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के बजाय आप हाँ में हम लाओगे, हाँ भाई यार सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसी ही पनिशमेंट देनी चाहिए, और इस तरीके से डिस्कशन होते होते एक्सट्रीम लेवल तक वो डिसीजन चला जाता है। तो ग्रुप पोलराइजेशन इज़ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ ग्रुप्स इनिशियल एटीट्यूड एंड डिसीजन आफ्टर डिस्कशन एंड इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या करता है, डिसीजंस को एक्सट्रीम्स की तरफ पुश करता है, एंड दिस इज़ व्हाट ग्रुप पोलराइजेशन इज़। क्यों होता है ग्रुप पोलराइजेशन? सबसे पहले तो एक्सपोजर टू न्यू आर्ग्यूमेंट्स। अगर हमारे मन में कोई बात है, मान लो अब सामने वाले के बारे में, मान लो जो भी एम्प्लॉई है उसके बारे में मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव भावना नहीं है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं चाहूँगी। बट वहीं अगर मैं ग्रुप में डिस्कशन कर रही हूँ, अब किसी ने मेरे दिमाग में कोई बात ऐसी डाल दी, अगर मुझे कोई भड़काने वाला मिल गया, जैसे क्या हुआ, जैसे रामायण के बारे में अगर आप लोग ने देखी हो या सुनी हो तो क्या था वहाँ पे, मंथरा थी, उन्होंने क्या किया, कैकेयी जो थी रानी, उनको भड़का दिया। अब जब उन्होंने, पहले तो उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं राम जी के प्रति कोई ऐसी उनका आइडिया या कोई भावना, कोई इल फीलिंग, बट जब उनको भड़काया किसी ने, उनके दिमाग में कोई एक नया ख्याल डाल दिया, इसके बाद उन्होंने क्या किया, राम जी के लिए एक एक्सट्रीम लेवल की, मतलब एक एक्सट्रीम उन्होंने पनिशमेंट देने की उन्हें सोची, जिसमें उन्हें 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे दिमाग में किसी ने कोई एक नई आर्ग्यूमेंट, कोई एक नया ख्याल, कोई एक नई मतलब कुछ ऐसा भड़का दिया जिसकी वजह से अब हम सामने वाले के लिए डिसीजन हमारा एक्सट्रीम हो गया। ओके, देन वैलिडेशन एंड बैंडवेगन इफेक्ट। बैंडवेगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है,
एक ईडियम भी है, आपने सुना होगा, जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन ईडियम का मतलब होता है कि एक जो ट्रेंड चल रहा है उसी में सब लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आए दिन यही आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसी को सब फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैंड वैगन इफेक्ट यही होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही डिसीजन ले रहे हैं, जैसे अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग एक तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर मान लो मेरी सोच वैसी नहीं है तो भी मैं उसी मतलब भेड़ चाल में चल दूंगी और मैं भी उसी तरीके से गलत सलत एक्सट्रीम लेवल के डिसीजंस ले लूँगी। तो ग्रुप में जनरली ऐसा होता है कि जब इंडिविजुअल्स देखते हैं कि बाकी लोग जो है सेम ओपिनियन शेयर करते हैं, तो वो अगर उनका व्यू करेक्ट मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले मेजॉरिटी के ग्रुप का जो डिसीजन है वो लोगों को मतलब उन लोगों को आपस में सही लग रहा है, बाकी लोगों को सही लग रहा है, तो हम अपना ओपिनियन जनरली नहीं देते हैं और इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है और फिर वो अपना डिसीजन गलत सलत लेते हैं। इन ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? इन ग्रुप इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप जिस ग्रुप में होते हो आप उस ग्रुप के लिए अच्छा सोचते हो, उस ग्रुप के लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, बट उसके बाहर जो भी लोग हैं उसके लिए आपकी कोई ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होगी, आप उनको एंटी पार्टी समझेंगे। अब इन ग्रुप इन्फ्लुएंस में ये होता है कि जब आप किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो जनरली आपको आप एक देखो टर्म आ रहा है यहाँ पे कन्फर्म। अब ये कन्फर्मिटी एक पूरा टॉपिक था इस चैप्टर में, बट ये अब नए सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया है, तो इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ कन्फर्म करने का सिंपल मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे होते हैं तो हम जो है उन्हीं की बात में हाँ मिला लेते हैं, इसलिए ताकि वो हमें भी सही समझे, क्योंकि अगर हम उनके ऑपोजिट की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें सही नहीं समझेंगे, वो हमें और हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं सब, तो हम अपनी बात नहीं रखते हैं। तो कन्फर्म करने का मतलब होता है कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिला लेना, ठीक है, हारमनी के चक्कर में। तो यहाँ पर यही होता है कि लोग जब किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो वो उस ग्रुप के सारे लोगों के साथ हाँ में हाँ मिला लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका क्या अपना क्या सोच है, क्या ओपिनियन है, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ग्रुप पोलराइजेशन कैन समटाइम्स भी डेंजरस। ये अपने लिए भी डेंजरस हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर भी आएगा तो आपके लिए भी डेंजरस है, और भाई अगर किसी दूसरे के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं तो फिर उनके लिए तो डेंजरस होगा ही होगा। तो ये ग्रुप पोलराइजेशन बहुत बार डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज ये एक्सट्रीम और रिजिड डिसीजंस को जन्म देता है विदाउट कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स की। इसके अलावा अगर हम कोई ढंग का बेटर डिसीजन ले सकते थे तो उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप पोलराइजेशन। ओके सो इसके साथ हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे चैप्टर्स अभी तक हमने एनसीईआरटी से कर लिए हैं। तो अब निर्माण सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद निर्माण सीरीज़ भी खत्म हो जाती है। अगर ये आपको अच्छी लगी सीरीज़, अगर आपको इससे हेल्पफुल फील हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है ये, अगर आप इसको सर्च बॉक्स में डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चैनल के बायो में भी लिंक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सैम्पल पेपर मिलेगा आपको। कल मैंने एक सैम्पल पेपर डाला, तो ऐसे ही सैम्पल पेपर्स मिलेंगे और इस चैप्टर के नोट्स और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स, बहुत सारे रिवीजन नोट्स, सब कुछ स्टडी मटेरियल उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।